नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 11 को देखने वाले हैं, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, यानी कि हिंदी मीडियम इसका आ चुका है मॉड्यूल का। ये आपकी यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ये चैनल का नाम दिया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आप हमारा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इजीली सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, सारे एग्जाम से संबंधित। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ बीईओ की, तो आप उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्रकार की कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसका सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएगा तो आपकी एटलीस्ट पहले से तैयारी होगी तो रिवीजन करने में आपको थोड़ी आसानी होगी। अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ इस वीडियोस को शेयर करिए ताकि किसी को भी इसकी अगर ज़रूरत है इस वीडियो की तो उस तक सही तरीके से ये पहुँच सके। चलिए, जैसे कि बाकी मॉड्यूल्स में हम देखते आए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ सेगमेंट्स लेते हैं, वैसे इसमें भी हम लेने वाले हैं। पहला हम एग्रीकल्चर ले रहे हैं। अगर आपने बाकी के मॉड्यूल्स नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लीजिए, क्योंकि हर मॉड्यूल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हम अलग अलग मॉड्यूल्स में लेकर आते हैं। स्पेसिफिकली 3 टॉपिक्स 3 सब्जेक्ट से हमारे रहते हैं। जैसे आज हम पहले एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित जो तत्व हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्रॉप्स एंड देयर वेराइटीज़ की बात करा है, तो चलिए पहले हम यहाँ पर क्रॉप्स और उनकी वेराइटीज़ को देख लेते हैं। देखिए, हमने पहले मॉड्यूल्स में ही पढ़ा था कि फसलें क्या हैं, जैसे खरीफ की फसल, जायद की फसल और उसके रबी की फसल। उसी तरह से उन्हीं फसलों में कुछ फसलों के नाम है जिनकी नई नई किस्मों को उगाया गया है, नई नई किस्मों को ईजाद किया गया है, उनके नाम पढ़ेंगे। क्योंकि स्पेसिफिकली आपके बीईओ प्री में क्या होता है कि डायरेक्ट आपसे मैच द फॉलोइंग में क्रॉप्स के नाम दे दिए गए, उनकी किस्मों के नाम दे दिए गए, तो आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार इन्हें 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो इतना टफ भी नहीं लगेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर चना जो होता है ना आपका, उसमें क्या है कि इसकी नई नई किस्में कौन सी, जैसे गौरव हो गया, ठीक है, अजय हो गया। लाइए मैं थोड़ा सा ये डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको और समझ आए। इसका अतुल हो गया, पूसा 208 हो गया, पूसा 209 हो गया, पतंजलि 1114 हो गया, RS 11 हो गया। ये सब क्या है, आपकी चना जो फसल है यानी कि ग्राम जो फसल है उसकी वेराइटीज़ है, किस्में हैं। वैसे पी यानी कि मटर की यहाँ पर बात करा है, तो मटर जैसे रचना हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, BL1 हो गया, ठीक है, जवाहर मटर हो गया। ये सब क्या है, मटर की किस्में हैं। इसके बाद अरहर की बात करूं तो प्रभाव हो गया, शारदा, मुक्ता, ये सब क्या, अरहर की किस्में, अरहर दाल जो होती है ना आपकी, उसकी किस्में हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे पूछे गए, कई बार नई नई किस्मों को इजाद किया गया। अब जैसे मैं यहाँ पर ये सब नाम ले रही हूँ तो आपकी ड्यूटी क्या बनती, जो और मैंने मॉड्यूल्स पढ़ाए हैं उसमें, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि जाके देख सकते हैं खरीफ, रबी और जायद की फसल में डिफरेंस क्या होता है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, तो और आप चीज़ों को क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपका मन है कि इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें मैं डिस्कस करूँ अपने टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं जैसे इस मॉड्यूल में फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्वेश्चन तुम आपसे जैसे बता दूंगी, उसके आंसर आप नेक्स्ट मॉड्यूल में दे सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई इच्छा है तो आप उसे साझा कर सकते हैं अपने सुझाव, ठीक है। सोयाबीन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे हार्डिली हो गया, क्लार्क 63 हो गया, पंजाब हो गया, अलंकार हो गया, शिलाजीत हो गया, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके सोयाबीन की किस्में हैं। इसके बाद मस्टर्ड यानी कि सरसों की बात की जाए, वरुणा, शेखर, प्रकाश, क्रांति, लाहा, ये देखिए अपनी ट्रिक्स बनाइए। हर व्यक्ति की, हर स्टूडेंट की अपनी ट्रिक होगी, आप इन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश करिए। मैं नहीं कहती कि एक दिन में सब कुछ याद कर लीजिए। पर डे का टारगेट लीजिए कि भाई पर डे मुझे 5-5 किस्में हर एक क्रॉप की याद करनी है, वैसे याद करिए। ग्राउंड नट आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये सोयाबीन हो गया आपका। इसके बाद ये यहाँ पर ग्राउंड नट आपका मूंगफली की बात करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे मूंगफली की कौन कौन सी, जैसे अर्लिनर हो गया, ज्योति हो गया, जूनागढ़ हो गया। वहीं गेहूं का क्या है, सोनालिका हो गया, ठीक है, प्रताप हो गया, गिरिजा हो गया, शैलजा हो गया, अर्जुना हो गया, मुक्ता हो गया,
सुजाता, जनक हो गया। यूपी 368, देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये गेहूं की किस्म है। यूपी 262 यूपी से भी संबंधित, और यहाँ पर ट्रिक थी, आप ये भी याद कर सकते हैं भाई, यूपी 368 गेहूँ, यूपी 262 गेहूं की बात कर रहे हैं, किस्मों की। पैडी यानी कि आपकी धान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। IR 8 हो गया, IR 27 हो गया। जयंती, सोना, जया, कृष्णा, विजया, देखिए धान किस तरह से नाम दिए गए। मसौरी, ठीक है, मसूरी। इसके बाद सरस्वती, साकेत 3, साकेत 4, साकेत 3, सब धान की किस्में हैं। मेज़ यानी कि मक्का की बात करें, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 3, गंगा 5, हिमालयन 123, हाई स्टार्च हो गया, BL 42 हो गया, जवाहर, विक्रम, ये सब आपकी मक्का की किस्में हैं। यहाँ पर मिलेट की बात करें तो ज्वार आपकी कौन कौन सी किस्में, CSH1, CSH3, CSH9, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक ही जैसे शब्द, एक ही जैसे वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे स्वर्ण हो गया आपका, CSB1 हो गया, CAB हो गया, 3 हो गया। कॉटन यानी कि कपास की बात कर रहे हैं, श्यामली, लोहित, अंजलि, बीकानेरी। गन्ना, शुगर केन, BO 43, BO 47, BO 49, BO 65। देखिए ये तो कितना ईजी है, BO से याद रखिएगा, इसमें जो नंबर दिए गए हैं। तो शुगर केन की नई किस्में हैं। कॉफ़ी की ओल्ड चीक्स हो गया, कोर्ग हो गया, कैंट्स हो गया, S2288 हो गया। आलू पोटैटो की किस्म क्या क्या है, कुफरी अलंकार। देखिए इसमें सब में कुफरी लिखा है, आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें कुफरी अलंकार, कुफरी चमत्कार, कुफरी बहार, कुफरी सुंदरी, सिंदूरी, ठीक है। इसके बाद कुफरी ज्योति, ये सब क्या है, पोटैटो, यानी कि ये सब आलू की बात, आलू की नई किस्में हैं। तो कुफरी के नाम से भी आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक्स बनाइए अपनी अपनी, और अगर आपने कोई इस प्रकार की ट्रिक बनाई है तो उसे शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इसके बारे में जान सकें। इसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवर ऑफ द वेरियस एग्रीकल्चर प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्लांट्स, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है कि कॉफ़ी के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कौन लाया इंडिया में, ये तो हम पढ़ेंगे ही। जैसे कॉफ़ी शब्द जो है इस क्षेत्र के कफा, जो कि इथोपिया से निकला है, और कॉफ़ी गहरे रंग का पेय पदार्थ होता है। कॉफ़ी की शुरुआत की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद हुई थी। 1582 में इसे इंग्लिश भाषा की डिक्शनरी में जोड़ा गया था, ठीक है। कॉफ़ी को इथोपिया के लोग जो हैं इसे आधुनिक पेय के रूप में वहाँ का पेय खोज कहते हैं, लेकिन इसे यमन और सऊदी अरेबिया में भी देखा गया था। अब बात करें इंडिया की, इंडिया में सबसे पहले कॉफ़ी के बारे में कब पता चला था, तो बताते हैं कि इंडिया में कॉफ़ी लाने का जो श्रेय है वो मुस्लिम संत बाबा बुदान को जाता है। यहाँ पर उनका देखिए लिखा हुआ है। और बुदान हज से लौटते वक्त जब यमन के रास्ते आए तो उन्होंने लोगों को रास्ते में इस अजीब से पेय पदार्थ को पीते हुए देखा। तो बुदान ने अब इसका जो है स्वाद चखा, तो उन्हें ये पेय पदार्थ बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसे भारत लाने का सोचा। तो कुछ इस तरह की हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, 17वीं सेंचुरी में लाए थे। इसका रबर की अगर बात की जाए तो इसको देख लेते हैं। जैसे द ओरिजिन ऑफ इट्स प्लांट इज इन ब्राज़ील, कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। हेनरी विलियम ब्रॉट इट्स सीड्स टू इंडिया फ्रॉम ब्राज़ील इन 1876, ठीक है। 1895 में लॉर्ड सेलिसबरी प्लांटेड सैपलिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द पेरियन रिवर्स और इन केरला में सबसे पहले, ठीक है। टी की बात की जाए तो आप देखेंगे टी के बारे में क्या हिस्टोरिकल पार्ट है। देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि टी की बात कर रहा है, तो देखेंगे चाय के जो पौधे हैं ना वो पूर्वी एशिया के मूल निवासी हैं, और संभवतः कहा जाता है कि दक्षिण पश्चिम चीन और उत्तरी बर्मा के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। ये चीनी तांग राजवंश के दौरान एक मनोरंजन पेय के रूप में काफ़ी फेमस था, और बाद में चाय पीने का जो प्रसार है हम सब जानते हैं कि पूर्वी एशिया देशों में हो गया है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर वही सब चीज़ें, इनमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द एम्परर शॉन नोक फ्रॉम चाइना। द ओरिजिनल प्लांट वॉज फाउंडेड इन द यूनान प्लेट्यू, ठीक है, ऑफ दक्षिणी चाइना। रॉबर्ट ब्रंच बुच इज क्रेडिटेड, ठीक, माफ़ी चाहती हूँ, क्रेडिट उनको जाता है फॉर टी कल्टिवेशन इन इंडिया। किसको जाता है, रॉबर्ट ब्रुस को जाता है, ठीक है। कॉटन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर कॉटन की हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दिस कम फ्रॉम मेहरगढ़, यानी कि पाकिस्तान की बात करें, सबसे पहले वहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये। वाइल द एविडेंस फॉर इट्स डिस्कवर कम फ्रॉम तिहुकैन वैली, मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद टोबैको की अगर बात करें तो इट्स प्लेस ऑरिजिन ऑफ साउथर्न अफ्रीका इन इंडिया। ये साउथर्न अफ्रीका से सबसे पहले आपको टोबैको का जो ओरिजिन है इसका वहाँ पर पता चलता है। और भारत की बात करें तो प्लांटेड इन 508 बाय द पोर्तुगीज़ के द्वारा 1508 में इसको भारत में लाया गया।
और पीनट्स की बात करें तो ब्राज़ील इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसका ओरिजिन आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है। कल्टिवेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 16th सेंचुरी। शुगर केन यानी कि आपके गन्ने की बात की जाए तो इंडिया इज़ द प्लेस ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर देखिए गन्ना जो है वो भारत में सबसे पहले उगाया गया। ये देखिए यहाँ पर ओरिजिन की बात कर रहा है इसके। इट इज़ डिसेंडेंट ऑफ बम्बू लाइक फ्लोरा कॉल्ड सचारम ऑफरी पैच। देखिए शुगर केन यानी कि गन्ना देखें, कहते हैं कि 8000 साल पुराने पहले दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में न्यू गिनी के द्वीप पर इसकी जो है इसको उगाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे सोलोमन द्वीप समूह में ये फैला और 2000 वर्ष बाद गन्ना इंडोनेशिया, फिलीपींस, उत्तर भारत पहुंचा और चीन में गन्ना लगभग 800 ईसा पूर्व भारत से पहुंचा। तो 1520 ईस्वी तक मैदानी क्षेत्रों में गन्ने की खेती बढ़ने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ पर भारत के संदर्भ में अगर गन्ने की खेती देखें तो कहते हैं कि जो गन्ना है उसकी खेती की बात करते हैं तो सैक्रम वंशानुक्रम के जो जनजाति हैं उनके अनुसार प्रभावी रूप से उसको महत्वपूर्ण बेहतर तरीके से इसको लाया गया था। और इसमें कहते हैं कि बेसिकली आप देखेंगे तो जो ओरिजिन है ना गन्ने का वो भारत से ही है। इसके बाद पोटैटो की बात करें, इट इज़ प्लांट वॉज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम पुर्तगाल इन 16th सेंचुरी। तो इट्स ओरिजिनल प्लेस इन लेक टिटिकाका पेरियो यानी कि बोलिविया की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मेज यानी कि मक्का, इट इज़ प्लांट फ्रॉम अमेरिका ओरिजिन। ये अमेरिका के ओरिजिन से आपको ये मक्का देखने को मिलता है 17th सेंचुरी में बाय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, EIC के द्वारा इसको भारत में लाया गया था। ठीक है, कैश्यू की बात करें, द प्लांट ऑफ कैश्यू इज द नेटिव प्लांट फ्रॉम ऑफ ब्राज़ील, तो ब्रॉट टू इंडिया बाय द पोर्टुगीज इन द 16th सेंचुरी। इसके बाद देखेंगे ना जैसे मक्का वक्का गेहूँ वेहूँ आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इनका व्यापार होना धीरे धीरे शुरू हुआ था। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, हिस्ट्री से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो समझेंगे आप इसको। आइए हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान की बात करें तो आपका एक्चुअल में हॉर्टिकल्चर क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए हॉर्टी जो कल्चर है आपका उद्यान विज्ञान, कहते हैं कि कृषि विज्ञान की एक शाखा होती है आपकी हॉर्टिकल्चर, जिसमें फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ठीक है, मसाले हो गए, औषधीय, सुगंधित और रोपड़ फसलों और उनके परीक्षण के बारे में अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं जो आपका बोर्ड है ना, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर जो काउंसिल बोर्ड है वो 1984 AD में यानी कि ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय की अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो आपके गुड़गांव यानी कि हरियाणा में है। इसके बाद आता है बागवानी संस्थान जो आपका केंद्रीय सेंट्रल यानी कि बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है। इसकी स्थापना आप देखेंगे मेजी फेमा जो कि नागालैंड में और 27 मई 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। 27 मार्च की बात कर रहे हैं यहाँ पर, माफ़ी चाहती हूँ, 27 मार्च। इसके बाद द इनलार्ज पार्ट ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड फ्रूट। यहाँ पर देखिए क्या कहने की बात कर रहा है कि पुष्प के जो अंडाशय के परिवर्धित भाग को हम फल कहते हैं। ठीक है, और फल के दो पार्ट होते हैं, किसको पेरिकार्प बोलते हैं और सीड्स बोलते हैं, यानी कि फल भित्ति और फल बोलते हैं। तो फल भित्ति का जो निर्माण है वो अंडाशय की दीवार से और बीज का निर्माण ओवल यानी कि बीजांड से होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश की गई थी। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ देखनी है कि फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, पार्थेनोकार्प्स क्या होते हैं यानी कि अनिषेक फल, और आभासी फल क्या है। आभासी फल को अगर हम देखें तो जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से होता है, जैसे कि आप देखेंगे ऐसे फलों को हम आभासी फल कहते हैं। उदाहरण देखिए, कभी कभी जब चीज़ें समझना है तो उनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका क्या हो गया यहाँ पर, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया, कटहल, लीची, अंजीर, इन सब में क्या बीज पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं जो अनिषेक फल होते हैं यानी कि इसकी बात कर रहा है वो क्या होते हैं कि कभी कभी फल का जो निर्माण होता है ना वो एक्सेल के बिना निषेचन से हो जाता है, तो ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं। और ऐसे फलों में बीज का विकास नहीं मुख्यतः होता है। मुख्यतः जैसे बनाना, ग्रेप्स, पपाया, इन सब में ऐसे बीज नहीं पाए थे, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे फल भी पाए जाते हैं जिनमें ये कहते हैं कि एक्सेप्शनल भी होते हैं। ठीक है, द फ्रूट दैट रिच आर इन विटामिन, आप देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली स्टेट एग्जाम की बात करी जाए तो विटामिन से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये स्पेसिफिकली यूपी स्टेट की अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी फेवरेट पोर्शन रहता है उनके साइंस का विटामिन को लेकर। तो अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि जितना भी अभी पढ़ा है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर विटामिन है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। जैसे विटामिन ए प्रचुर मात्रा में आप देखेंगे किस फल में पाया जाता है, आम और पपीते में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी1 थायमिन की बात की जाए तो आप देखेंगे काजू हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इन सब में आपका क्या है B1 की जो है आप इसमें देखेंगे
चलिए अब जैसे B2 आप देखेंगे, B2 आपका क्या है, जैसे B1 आपका थायमिन है, ये आपका राइबोफ्लोविन है। तो राइबोफ्लोविन है, ये आपका बेल, पपीता, काजू, लीची इत्यादि में पाया जाता विटामिन है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर विटामिन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता रहा है ये। विटामिन सी जैसे देखेंगे आप बारबेडोसो चेरी हो गया, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, नींबू, मीठा नारंगी, लेमन, इन सब में आपका विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए विटामिन सी में अब ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात करा है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी उपलब्धता, इसके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट आप पे एनर्जी देता है। तो ये प्रचुर मात्रा में किन किन फलों की बात की जाए, किस में पाया जाता है, जैसे आपका आप देखेंगे पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, रेंजिन हो गया, पिंड खजूर हो गया, करौंदा हो गया, केला हो गया, बेल, शरीफ, जामुन, इन सब में आपका क्या पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की उपलब्धता सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं काजू में 21.2%, ठीक है, बादाम आप यहाँ देखें आलमंड्स में 20.8%, यहाँ पर अखरोट वॉलनट्स देखेंगे 15.6%, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक है उसके संदर्भ में बात की जा रही है। अब कैल्शियम में आप देखेंगे, जैसे कैल्शियम से पहले यहाँ पर देखिए बात करा, चलिए यहाँ पर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम आप देखते हैं कि किस किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आपका लीची में, करौंदे में, अखरोट में, बेल में, इन सब में क्या है आपका जो है कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर आयरन देखेंगे किस में पाया जाता है, तो करौंदा, खजूर हो गया, अखरोट हो गया, सेब हो गया, यहाँ पर देखिए आयरन की बात करें, याद रखिए, देखिए रट लीजिए, यहाँ पर आयरन फाउंड्स इन कैल्शियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रोटीन की बात कर रहे हैं, यहाँ विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो ये रट लीजिएगा किसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, फास्फोरस यहाँ पर देखेंगे तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो यहाँ फ्रूट्स की बात अगर करें तो बादाम, काजू, अखरोट, लीची में आपका फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैंगो यानी कि आम तो भाई हमारे फलों का राजा होता है, तो अब हम आम को पढ़ लेते हैं, अभी आम का सीज़न भी रहा है। तो चलिए आम देखिए क्या है, उसका वनस्पतिक नाम क्या है, कौन कौन सी किस्में हैं, इन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। राइट, आइए शुरू करते हैं। देखिए आम को हमारे फलों का राजा कहते हैं, हम सब जानते हैं। आम की जो मूल प्रजाति है उसको भारतीय आम कहते हैं, ठीक है, जिसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। यहाँ पर देखिए आम का वैज्ञानिक नाम जो है वो वानस्पतिक नाम जिसे हम कहते हैं वो मेजिफेरा इंडिका है, और आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। और इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय महाद्वीप में मिलती थी, उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलनी शुरू हो गई। इसका आप देखेंगे आम का सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है। भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल इसे माना जाता है, और बांग्लादेश में इसके पेड़ को ही राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको किस कुल से, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एनाकार्डिएसी जो इसकी कुल है उससे बिलोंग करता है। ये ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये किस कुल से कौन सा फल बिलोंग करता है। और आमों को जो है फलों का राजा कहा जाता है, और यहाँ पर देखें तो इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ पर, इंडो वर्मा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं कि आम के जो पेड़ों में द्विलिंगी और एक लिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। इसके पके फल में विटामिन और विटामिन सी के उत्तम स्रोत होते हैं आम। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहते हैं कि व्यावसायिक विधि अगर देखें तो वर्नियर ग्राफ्टिंग है। आम के प्रसारण की जो व्यावसायिक विधि है वो विनियर ग्राफ्टिंग है, और इसके परागण के लिए घर की मधुमक्खियों का विशेष योगदान है। अगर आपने पहले मेरे मॉड्यूल्स देखे होंगे तो मैंने परागण और स्वपरागण को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, पॉलिनेशन की यहाँ पर बात करा है ना, तो ये आपने अगर पहले मॉड्यूल देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा कोड होने के कारण हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि रेनी सीज़न है और इसमें तबीयत ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो मेरी तरह आप लापरवाही नहीं करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बेसिकली फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ना है। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, और तबीयत का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि अब देखिए सम ऑफ इम्पॉर्टेंट वैराइटीज़ ऑफ मैंगोज आर फॉलोज। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, अलग अलग फसलें हैं या फल हैं, उनकी नई किस्मों को हमने पढ़ा। अब यहाँ पर हम आम के बारे में जो नई किस्में उगाई गई हैं ना उनको पढ़ते, नई भी नहीं उगाई गई लेकिन उनके बारे में जानते। भाई आम्रपाली हो गया, ठीक है, आम्रपाली क्या है, एक विकास जो दशहरी और नीलम के क्रॉस से, यहाँ देखिएगा एग्रीकल्चर, इसको IARI के द्वारा नई दिल्ली में इसको जो इसका संस्थान है इसके द्वारा खोजा गया, बताया गया कि देखिए यहाँ पर आम्रपाली की जैसे बात करें ना, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो IARI है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नई दिल्ली में जो है और इसके द्वारा बताया कि ये किस्म का जो इजाद किया गया है ना वो दशहरी और नीलम जो आप देखेंगे आम जो होते हैं ना उनके क्रॉस से इस किस्म का को जन्मा गया है, इजाद किया गया है। और कहते हैं कि जो आम्रपाली के पौधे होते हैं वो 1600 पौधे
प्रति हेक्टेयर तक लगाए जाते हैं। इसे किचन गार्डन प्रजाति की संज्ञा दी जाती है और ये कि नियमित फसल वाली क्या है आपकी प्रजाति है, तो ये किस्म सघन बागवानी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। मल्लिका की बात की जाए तो मल्लिका ये किसी हिंदी के उपन्यास का कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर मल्लिका एक किस्म है, ठीक है, आम की। ये किस्म का संस्करण नई दिल्ली IARI द्वारा किया गया है और ये जाति जो है गुच्छा रोग से प्रभावित होती है, तो बंच डिसीज से प्रभावित होती है। सिंधु जो एक किस्म है वो महाराष्ट्र द्वारा निकाली है और इसमें रत्ना और अल्फांसो जो दो अलग अलग प्रजातियां हैं उनको मिक्स करके एक नई किस्म को जन्म दिया गया, सिंधु किस्म जो आम की है। और इस किस्म में फल में गुठली नहीं पाई जाती, तो सिंधु ऐसा सिर्फ आम है जिसमें गुठली नहीं पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये विश्व में एकमात्र बीज रहित प्रजाति, इट इज़ द ओनली सीडलेस स्पाइसीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर निरंजन की बात की जाए तो देखेंगे एक वेमोसी यानी कि ऑफ सीजन की किस्म है और इस किस्म के पेड़ जो है जून जुलाई में नियमित फलते हैं। लंगड़ा जिसे हम अधिकतर खाते भी रहते हैं, ये यूपी और बिहार की प्रसिद्ध किस्म है और इस किस्म में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? लंगड़ा जो प्रजाति किस्म है आम की। नीलम ये अधिक पकने वाली किस्म है, फल है पकने वाली किस्म है और ये किस्म जो है दक्षिण भारत में वर्ष में 2 बार फल देती है। तो दिस वेराइटी गिव्स फ्रूट ट्वाइस इन अ ईयर इन साउथ इंडिया। अरुणिका की बात की जाए तो आम की संकर प्रजाति है जो आम्रपाली और वनराज के मध्य क्रॉस से विकसित की गई है अरुणिका, ठीक है। इसमें विटामिन C और कैरोटीन के प्रसिद्ध स्रोत आम की नवीन किस्मों में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए सम ऑफ द न्यूली डेवलप्ड वैरायटीज ऑफ मैंगोज विच रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन C एंड कैरोटीन आर पूसा श्रेष्ठा, पूसा, ठीक है, पूसा प्रतिमा हो गया, पूसा ललिमा हो गया, पीताम्बर हो गया, इन सब में क्या विटामिन C और कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में जो आम की निर्यातक किस्में हैं वो कौन कौन सी, इनको निर्यातक किस्में कौन कौन सी हैं? देखिए वो हापुस हैं, ठीक है। इसके बाद अल्फांसो है, केसर है, गुलाब वकास है। तमिलनाडु राज्य की बात की जाए तो कन्याकुमारी जिले में पूरे साल में आम की 2 फसल की जाती है, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद देखते हैं बेंगलोरा, यानी कि जो बेंगलोरा में तोतापुरी, ठीक है, नीलम, आम्रपाली आदि की फसलें जो है किस्में जो प्रजातियां जो हैं वो उगाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि मैंगो की बात कर रहा है, जो गुच्छा अभी हमने ऊपर पढ़ा था, गुच्छा और स्पंजी ऊतक जो होते हैं आपके मैंगो मेलफॉर्मेशन और स्पॉन्जी टिश्यूज आम के प्रमुख रोग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्पॉन्जी टिश्यूज एंड यहाँ पर मैंगो मेलफॉर्मेशन जो है वो आम के मुख्यतः क्या है, ये डिजीज़ है, ठीक है, ये आम के प्रमुख रोग हैं। इसके अलावा आम में आप देखते हैं कि ऑल्टरनेट बियरिंग की समस्या भी पाई जाती है, ठीक है, ऑल्टरनेट बियरिंग की समस्या आम में पाई जाती है। कहते हैं कि मिलीबॉग जो है वो आम का प्रमुख हानिकारक कीट होता है और इस फल का आंतरिक ऊतक जो क्षय है वो ऊतक क्षय रोग बोरॉन की कमी से होता है, तो उसमें बोरॉन की कमी से आंतरिक ऊतक क्षय रोग होता है, तो याद रखिएगा बोरॉन की कमी से क्या यहाँ पर रोग होता है, ये पूछा गया है। आगे भी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब 1 लाइनर फैक्ट्स और आएंगे। देखिए यहाँ पर 1 to 1 लाइन पढ़ने का इतना मेरा मतलब है क्योंकि इसको आप देखिए यहाँ पर कुछ वैसा कुछ नहीं कि आपको जो समझना पड़े, यहाँ पर क्या है, चीज़ें फैक्ट्स दिए गए हैं तो इसको आपको समझना होगा कि भाई मल्लिका के लिए अब इसमें क्या आपको यहाँ पर समझाया जा सकता है, भाई उसकी किस्म है उसको आपको समझना है, पढ़ना है यहाँ पर क्या उसका फैक्ट दिया गया है। वहीं बनाना की बात की जाए तो केला का जो वानस्पतिक नाम है उसे कहते हैं मूसा पैराडीसियाका, ठीक है, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, मुजेसी से बिलोंग करता है और इसकी उत्पत्ति स्थान माना जाता है दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में इसका ओरिजिन है। बनाना में देखेंगे 27% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनाना में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हमने भी विटामिन देखे थे तो उसमें भी पढ़ा था। इसके बाद कहते हैं कि केले की जो अधिकांश किस्में हैं वो ट्राइप्लॉइड होती हैं, यानी कि त्रिगुणित होती हैं, इसी कारण इसमें बीज नहीं होते। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि बीज किस्में होते हैं, बीज किस्में नहीं होते हैं। सब्जी की किस्म मंथन में सिर्फ ग्लूकोज पाया जाता है इसमें, जिसके जैसे केले 2 तरह से दिखते हैं ना, जब वो पीले हो जाते हैं तो खाने योग्य नॉर्मल हो जाते हैं, वैसे वो क्या कहते हैं सब्जी, जिसको हरी केले की सब्जी अभी बनाई जाती है, हम देखते होंगे। भारत में केले का जो देखेंगे आप कि उत्तरी भारत में रोपण का समय वर्षा ऋतु है और मालाबार में सितंबर से अक्टूबर में करते हैं। केले में वानस्पतिक जो अनिषेध अभी हमने पढ़ा था आगे, वेजिटेटिव पार्थेनोक्रेफी यानी कि सेचक जनकता है जो है वो पाई जाती है और इसमें आप अलग अलग नाम देखें जैसे पूवन हो गया बसराई हो गया, नेंद्रन हो गया, सफ़ेदी बेलची हो गया, हरी छाल, ये केले की क्या है किस्में हैं,
जैसे हमने और ऊपर वैरायटीज़ पढ़ी है वैसे यहाँ पर बनाना की वैरायटीज़ है। केले में सीगा टोका भयंकर रोग पाया जाता है। एक सीगा टोका एक रोग है जो कि केले में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर मोको की बात करें, मोको केले का जीवाणु जनित रोग है और केले की नरेंद्र किस्म चिप्स के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। नरेंद्र किस्म वैरायटी जो है चिप्स बनाने के लिए काफ़ी बेहतर है बनाना में, ठीक है। यूपी के लिए देखेंगे हरी छाल बसराई वल्ला कोई सब्जी की अच्छी किस्म है इसमें। और केले के पनामा मलानी रोग कवक के द्वारा होता है और केले का जो पूवन किस्म है इस रोग की अवरोधी किस्म होती है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि ट्रॉपिकल रेस जो होता है वो केले का नया रोग है। तो ट्रॉपिकल रेस 4 क्या है, बनाना का नया रोग माना जाता है इसको, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें ट्रॉपिकल जो 4 है वो नया रोग है और ये पनामा रोग ही एक उप प्रकार है। ये रोग केले की कैवेंडिश प्रजाति के लिए अत्यधिक हानिकारक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बनाना जो होता है इसका भंडारण के लिए 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 85 से 95% इसमें क्या होता है कि आर्द्रता ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक है। 3 वीक्स की बात करें, 3 सप्ताह की अवधि के लिए। और केले के फल को पकाने के लिए क्या करते हैं 26 डिग्री सेल्सियस की कंडीशंस होनी चाहिए वहाँ पर। तो नेशनल बनाना रिसर्च सेंटर यानी कि INCRB इज़ लोकेटेड इन त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है इसका रिसर्च सेंटर, ठीक है, अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर कह रहे हैं पपाया की बात कर रहे हैं। जैसे अब पपीता की बात की जा रही तो पपीता के बारे में थोड़ा सा अलग से बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। यहाँ जो लिखा है उसको भी समझे। देखिए पपाया की बात करें, पपीता एक फ्रूट है, ठीक है। पपीते का जो साइंटिफिक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है वो कोरिका पपाया है, ठीक है, कोरिका पपाया है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है तो आप देखेंगे ये केरीकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका आप मेडिकल में भी काफ़ी उपयोग होता है। पपीता काफ़ी स्वादिष्ट तो होता ही है, इसके अलावा आप देखेंगे इसकी हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सहज पाचन के लिए बहुत अच्छा है ये पपीता। भूख को, शक्ति को बढ़ाता है और ये प्लीहा यकृत को रोग मुक्त रखता है और पीलिया जैसे रोगों से मुक्ति भी दिलाता है। तो कच्ची अवस्था में जो हरे रंग का होता है वो पकने पर पीले रंग का होता है और हरे रंग का जो पपाया होता है उसकी भी सब्जी बनती है, ठीक है। और पक्के को तो हम एज अ फ्रूट खाते ही हैं। इसमें इन कारणों से घर के पास लगाने के लिए भी बहुत काफ़ी उत्तम फल भी होता है और ऐसा माना जाता है कि इसके कच्चे फलों से दूध भी निकाला जाता है जिससे पेपेन तैयार किया जाता है। पपेन तैयार किया जाता है। पपेन जो है वो पाचन संबंधी औषधियाँ बनाई जाती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, मेडिकल टर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। औषधियाँ, मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं इससे जो पपेन मिल्क निकलता है, ठीक है। इसके पक्के फल का सेवन उदर विकार में लाभदायक होता है। पपीता सभी उष्ण समशीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में भी पाया जाता है और यह लो टेम्परेचर पर भी ये जो लो बीपी होता है ना, ये हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर पे भी नियंत्रण रखने के लिए पपीते के जो पत्ते होते हैं वो सब्जी में प्रयोग किए जाते हैं। पपीते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन तत्व इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये इसमें त्वचा रोग भी इससे दूर हो जाती है और जख्म भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ये काफ़ी सारी पाचन शक्ति हो गया, मूत्राशय की बीमारी दूर हो जाती है, खांसी के साथ रक्त आ रहा हो तो भी इससे पपीते के पत्ते या इन सबसे ये क्या है ठीक हो जाते हैं। मोटापा भी दूर करता है और कच्चे पपीते की खाने से सब्जी स्मरण शक्ति बढ़ती है। पपीता और ककड़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। ये एक्स्ट्रा सी इन्फॉर्मेशन इसलिए ताकि आप थोड़ा सा समझ सकें, चीज़ों को लिंक कर पाएँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नई किस्में दी गई हैं, जैसे यहाँ पर पूसा नन्हा, ठीक है, वाशिंगटन पूसा, मेजेस्टी, हनी ड्यू, पूसा जॉयंट आदि पपीते सुप्रसिद्ध किस्में हैं। इसमें कोयम्बटूर 1 हो गया, ठीक है। पपेन उत्पादन की प्रसिद्ध किस्में हैं। पपेन पपीते के फल का सुखाया हुआ दूध है। इसकी सफल खेती के लिए खेत में 10% नर पौधे होना आवश्यक होता है। यहाँ पर गुआवा यानी कि अमरूद की बात करें तो अमरूद का वानस्पतिक नाम क्या होता है, सीडियम गुवाजावा है और इसका कुल जो है वो मिटेसी है और इसकी उत्पत्ति माना जाता है उष्ण अमेरिका से मानी जाती है। और अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है। और देखा जाए यूपी में तो प्रयागराज क्षेत्र में देश भर में अमरूद जो है वो उत्तम अमरूद के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। विशेष तौर पर अमरूद में आप देखेंगे विटामिन सी पाया जाता है और भारत में अमरूद का प्रवेश मानते हैं स्पेन वासियों के द्वारा 16वीं सेंचुरी में हुआ था। यहाँ पर देखिए इलाहाबाद सफ़ेदा और लखनऊ 49 जिसको सरदार अमरूद की प्रसिद्ध क्या है वैरायटीज़ हैं गुआवा की, है ना। सहारनपुर, नागपुर हो गया। बेहट कोकोनट अमरूद की बीज रहित सीडलेस किस्में हैं। कौन कौन सी, यहाँ पर बीहट जो कोकोनट अमरूद की बीज रहित किस्में हैं। अमरूद की एक नवीनतम किस्म है वो है ललित है। तो अमरूद की नई वैरायटी क्या है, ललित है। ओके, देखिए यहाँ पर एप्पल की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने गुआवा पढ़ा, पपाया पढ़ा, बनाना पढ़ा, और मैंगो पढ़ा। इसके बाद हम एप्पल देखते हैं।
सेब का वानस्पतिक नाम क्या है? मैलस प्यूमिला है और इसकिस फैमिली से बिलोंग करता है? रोजेसी से। और इसका स्थान ओरिजिन क्या माना जाता है? पश्चिम एशिया। ये शीतोष्ण जलवायु का एक पौधा है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं ये प्लांट जो है वो कहते हैं देश में अगर इंडिया की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये असत्य एक फल माना जाता है और इसमें इसके रोपण के समय 10% परागणकर्ता किस्में में पौधों को लगाना चाहिए। और इसमें क्या चीज़ें कौन कौन सी किस्में हैं, जैसे रेड डेलीशियस हो गया, विनोनी हो गया, अंबरी यानी कि कश्मीरी, गोल्डन डेलीशियस और सुनहरी सेब की क्या है? प्रमुख किस्में हैं, यहाँ पर नाम दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं रेड डिलीशियस जो किस्में हैं वो सभी डिलीशियस समूह की माता कही जाती हैं, ठीक है। पौधे का जो आप रोपण देखेंगे स्टार्ट ग्रोइंग इन 5 से 6 साल लगते हैं पौधे ये जो पेड़ पर सेब के पेड़ पर फल आने में। और स्कैब सेब का प्रमुख कवक जनित रोग होता है। और सेंट जोस स्केल और बूली क्या है? कीट सबसे ये जो कीट है ना सेंट जोस स्केल और बूली जो है वो सेब के प्रमुख हानिकारक कीट होते हैं। और आप देखेंगे आम को जैसे 10x10 यहाँ पर देखिए इतने मीटर पे 10x10 मीटर और केले को 3x3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। इन दोनों फलों का व्यावसायिक प्रसारण क्रमशः वेनियर ग्राफ्टिंग, एनॉर्चिंग और सर्कस के द्वारा किया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य को कहते हैं कि 92 ग्राम जो फल है वो प्रतिदिन लेना चाहिए। ये मैंगो एप्पल से अलग की बात की जा रही है। प्रतिदिन 92 ग्राम फ्रूट्स लेना चाहिए पर पर्सन को, एक स्वस्थ व्यक्ति को की बात कर रहा है। अंगूर की किशमिश वाली जो किस्में हैं वो कौन कौन सी होती है? जैसे थॉमसन हो गया, पूसा सीडलेस हो गया, सीडलेस किशमिश हो गया, मस्टक हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं वाइन ग्रोइंग वेराइटीज़ ऑफ ग्रेप्स के कौन कौन से हैं, जैसे आपका क्या हो गया? ब्यूटी सीडलेस हो गया, ब्लैक चंपा हो गया। इसके बाद डिब्बाबंदी वाली जो अंगूर आती है ना जो हम मार्केट में देखते हैं वो किस्म कौन सी होती हैं? वो होती है थॉमसन हो गया, सीडलेस हिमरोड हो गया, परलेट हो गया, डिलाइट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि अंगूर की बंगलोर ब्लू किस्म जो किस्म है वो वर्ष में 2 बार फल देती है। पूसा नवरंग अंगूर की नवीनतम एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध किस्म है जिसे IARI द्वारा 2014 में विकसित किया गया था। अभी हमने इसका फुल फॉर्म ऊपर भी देखा है। इसके बाद बात करें अगर यहाँ पर तो देखेंगे कि फलों में जैसे लीची हो गया, संतरा हो गया, पीच, एप्रिकॉट हो गया, इसका जन्म स्थान कहाँ? चाइना माना जाता है। वही बेल, कटहल, फालसा का जन्म कहाँ माना जाता है? भारत को। पपीता, एवोकाडो, सपेटो का मैक्सिको में कहते हैं ओरिजिन हुआ था और अमरूद का पेरू में, और केला का दक्षिण पश्चिम एशिया और आंवला का इंडो चाइना और आम का इंडो बर्मा में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। Avocado has been conferred with the टाइटल ऑफ द फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड। आप देखेंगे फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड की उपमा जो है वो एवोकाडो को प्रदान की गई है। और वेल में विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन का प्रचुर स्रोत पाया जाता है, बहुत अच्छा स्रोत है बेल। और करौला आयरन का यानी कि आयरन का सर्वप्रमुख स्रोत माना जाता है करौंदे को। ये सब हमने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को 1 लाइन में फैक्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए डिसीजेज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रूट। आप देखेंगे कि अभी तक हमने फलों के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ा। अब यहाँ पर कुछ फल दिए गए हैं जिनमें को जो कमी होती है ना, उसकी कमी से उस फल में क्या रोग होता है, यहाँ पर हमें ये पढ़ना है। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर नींबू में जो डाइबैक आपका रोग है, उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं डाइबैक के, वो किस कमी से होते हैं? कॉपर की कमी से, ठीक है। इसका आंवले में जो आंतरिक निक्रोसिन है वो किसकी कमी से दिखाई देता है? आपको बोरॉन यानी कि PO से दिखाई देता है। नींबू में जो लिटिल लीफ होता है वो जो लक्षण जो रोग है वो किस कमी से दिखाई देता है? कॉपर की कमी से, ठीक है। लिटिल लीफ इन मैंगो एंड ब्रिंजल वो जिंक की कमी से होता है। इन डिसऑर्डर इन आप देखेंगे यहाँ पर जो अंगूर में जो देखते हैं डिसऑर्डर मिलीरेंट जो है वो बेरॉन की कमी से होता है। नींबू में जो येलो स्पॉट डिसऑर्डर होता है वो किसकी कमी से होता है? मॉलिबेटरम की कमी से होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्स है जिनकी कमी से इसमें ये रोग ये लक्षण दिखाई देते हैं। केले में वाटर कोन बर्फ के कण जो होते हैं यानी कि यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ आइस एंड सॉर्बिटॉल के कारण यहाँ पर दिखाई देते हैं उसकी कमी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अमरूद में ब्रॉन्जिंग किसकी कमी से? जस्ते की कमी से दिखाई देता है। लीची में पत्ती जलना जो स्क्रॉचिंग होता है ना वो पोटेशियम की कमी से होता है, दिखाई देता है ये। आम में आंतरिक निक्रोसिन जो है वो बोरॉन की कमी से। कटहल का जो आंतरिक ऊतक क्षय है वो बोरॉन की कमी से, बोरॉन तत्व की कमी से दिखाई देता है, ठीक है। हैन एंड चिकन की जो ये बात कर रहे हैं ना
इसमें देखेंगे आप कि इसमें हैन एंड चिकन डिजीज़ इन ग्राफ्स में, जो अंगूर में आप देखें, अंगूर में हैन एंड चिकन, देखिए बड़ा डिफरेंट सा नाम है, हैन एंड चिकन डिजीज़ जो ग्रेप्स में पाया जाता है वो बेरॉन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा। इसमें स्टार बना देती हूँ। वाटर क्रॉप इन टर्निप, इसमें देखेंगे कि इसके बाद शलजम में वाटर गोड जो होता है वो मैंगनीज़ की कमी के कारण होता है। हीट रोज इन बीट रूट में देखते हैं, तो बीट रूट में आप यहाँ पर किसकी कमी से, बोरॉन की कमी से हीट रोट होता है इसमें, ठीक है। फूल गोभी में ब्राउनिंग आप देखेंगे, इसके बाद फूल गोभी में बटनिंग आप देखेंगे, ये सब नाइट्रोजन बेरॉन की कमी के कारण यहाँ पर होता है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जैसे गाजर में जो कोटोर स्पॉट होता है, यानी कि कैविटी स्पॉट जिसको बोलते हैं, कैल्शियम की कमी से होता है। ब्लैक हट जो होता है, ब्लैक रॉट ऑफ क्यूरीफायर क्रॉप्स जो है उसमें बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब चीज़ों की कमी से उसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद वैसे मार्श रोग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मार्श डिसीज इन पीज में, तो आप देखेंगे मटर में जो मार्श रोग होता है मैग्नीज के कारण होता है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी गई हैं, किसकी कमी के कारण, किस एलिमेंट की कमी के कारण कौन सा सिम्टम या डिसीज़ आपको दिखाई देते हैं फलों में यहाँ दिए गए हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स की बात करें तो सब्जियों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, जैसे यहाँ पर उपयोग के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द एडिबल पार्ट्स, उसका कौन सा पार्ट जो है वो इस्तेमाल होता है, जैसे गाजर, मूली, बीट रूट, ये टर्म इनका क्या है, जड़ उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। पोटैटो, अरबी जो गाढ़ गोभी है, जिमीकंद है, वो सब तना उसका इस्तेमाल किया जाता है। शल्ककंद देखेंगे, प्याज, लहसुन, ये सब शल्ककंद, प्याज लहसुन का जो शल्ककंद है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फलों में टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, लौकी, कद्दू इत्यादि इस्तेमाल किया जाता है। जिसका बीज इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, काउपी यानी कि बीन्स, यहाँ पर लोबिया और सेम की बात कर रहा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल आप देखेंगे एक वर्षीय कौन कौन से फल या सब्जियां होती है, लेडी फिंगर हो गया, टोमेटो हो गया, काउपी यानी कि लोबिया हो गया। द्विवर्षीय की बात की जाए तो रेडिश हो गया, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज हो गया, ठीक है। बहुवर्षीय यानी कि पेरिनियल की बात की तो परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद हो गया। अब कुल यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली कौन से किस फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे प्याज लहसुन किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपका एमीरेलिडी, क्या लिखा हुआ है, एमीरेलिडेसी से, ठीक है, यहाँ पर एमीरेलिडेसी से ये जो है कुल से बिलोंग करता है। इसके बाद क्रूसीफेरी, वो फूल गोभी, पत्ता, गांठ गोभी हो गया, मूली हो गया, शलजम, सरसों, ये सब किस कुल से बिलोंग करते हैं, क्रूसीफेरी से। कुकुरबिटेसी से, ये जो कुकुरबिटेसी आप देखेंगे यहाँ पर एक कुल है, ये फैमिली है कि कौन कौन से फल आप इसमें देखते हैं, सब्जी देखते हैं, वो है आपका लौकी, टिंडा, सीताफल, खरबूज, तरबूज, खीरा, करेला, परवल, तोरई, कद्दू, ये सब क्या है आपका इस फैमिली से बिलोंग करता है। लेग्यूमिनोसी देखेंगे, मटर, सेम, मेथी, बाकला, सोयाबीन इत्यादि इसमें जो है इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोलेनेसी देखेंगे, आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च इत्यादि इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से, सोलेनेसी कुल से। जैसे हमने ऊपर जो फल देखे थे उनके फैमिली देखा था किस कुल से कौन सा बिलोंग करता है, वैसे यहाँ पर और सब्जियों के वर्गीकरण को हमने देखा, ताकि आप अच्छे से इसको तैयार कर सकें। चाहे तो इसका नोट्स बना लें या आप चाहते हैं तो इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ये समय आपको लगता है ज़्यादा जा रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं हम इसमें अगला क्या सेगमेंट है हमारा आज का, आर्ट एंड कल्चर। तो आज हम यहाँ पर पहले आर्ट एंड कल्चर को देखने वाले हैं, इसके बाद हम और दूसरे सेगमेंट पे बढ़ेंगे आगे। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है ना, तो कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम थोड़ा यहाँ पर समझते हैं और उनको डिटेल में जानते हैं। यहाँ जो लिखा है वो तो पढ़ेंगे, इसके साथ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लेकर जाएंगे यहाँ से। आइए देखिए, पहला इसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में हम पहला क्या देखने वाले हैं, जो आपके वाद्य यंत्र हैं और उनके यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, इनकी यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अवनद वाद्य यंत्र जो आपका है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, कि ये क्या होता है, मेम्ब्रानोफोनिक वाद्य यंत्र होता है आपका ये, ठीक है। जैसे इसमें बाहरी झिल्ली होती, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें बाहरी झिल्ली होती है जिससे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर आघात किया जाता है। सिंपल वे में समझिए, इसको हम देख सकते हैं कि जैसे ढोलक हो गया, ठीक है, तबला हो गया, ड्रम हो गया, ये सब क्या है जहाँ पर ऊपर से आघात करने पर इस पर कोई ध्वनि निकलती है, और श्रेणी में तबला, ड्रम, ढोल, कांगो, मृदंग आदि इसमें आते हैं। इसके बाद सुशिरा वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र क्या है, ये किसकी विशेषता क्या है, ये एरोफोन श्रेणी के ये होते हैं और एरोफोन श्रेणी के होते हैं, अर्थात इसमें सभी वायु वाद्य यंत्र शामिल होते हैं। सबसे आम वाद्य यंत्रों में जैसे इसमें होता है बांसुरी, शहनाई, ठीक है, पुंगी इत्यादि होता है। श्रेणी में सबसे आम लेकिन बजाने में दुष्कर वाद्य यंत्र है शहनाई।
यह सिरे पर चौड़ी ट्यूब वाला दोहरी नली वाला वायु वाद्य यंत्र होता है और ये भारत में सबसे पुराने वाद्य यंत्रों में से एक है। कौन सा? शहनाई। ठीक है, शहनाई राजा की उच्च पदवी जो है वो महान उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दी गई थी। ठीक है, क्लियर है। और आप देखेंगे कि इसमें और कौन कौन से नाम हैं आम वाद्य यंत्रों में। इसमें एरोफोनिक श्रेणी में जो सुशिर वाद्य यंत्र आते हैं, डमरू, पुंगी, शहनाई, बांसुरी इत्यादि इसी सुशिर वाद्य यंत्र में शामिल होते हैं। इसके बाद देखते हैं घन वाद्य यंत्र क्या है। ये ठोस वाद्य यंत्र की शैली में आते हैं और ये नॉन ड्रम या आघात यंत्र की शैली है जिसके लिए किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें इडियोफोन भी कहा जाता है। ठीक है, इनको इडियोफोन भी कहा जाता है। और सबसे लोकप्रिय उदाहरण की बात करें तो मंजीरा हो गया, जल तरंग हो गया, कांच तरंग, झांझ, करताल इत्यादि इसमें आते हैं और घुंघरू भी आते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन का ढोल जो करताल है वो भी इसमें आता है। इसके बाद तत्व वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉर्डोफोन या स्ट्रिंग वाद्य यंत्र होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्डोफोन या स्ट्रिंग वाद्य यंत्र होते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो है इसमें ध्वनि इसकी ध्वनि में हाथ से संशोधन करने पर ये सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे धनुषाकार हो गया, प्लेक्टरल हो गया। ठीक है, ये क्या है? वाद्य यंत्रों के 3 प्रमुख प्रकार हैं इसमें। ठीक है, जैसे धनुषाकार की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे इसमें धनुषाकार में ये वाद्य यंत्र जिसमें ध्वनि तार के आर पार धनुष चलाकर निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल सारंगी हो गया, दिलरुबा हो गया, वायलिन हो गया। ठीक है, वो बोर्ड आपके यानी कि धनुषाकार वाद्य यंत्र होते हैं। और इसका प्लेक्टरल अगर बात करें, प्लेक्टरल वाद्य यंत्रों की, तो आप इसमें देखेंगे ये वे वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार को उंगलियों से या सींग से खींचा जाता है। उदाहरण के लिए सितार, वीणा और तंबूरा होता है। इसका दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टक्स बाय स्मॉल हैमर और अ पेयर ऑफ स्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे जैसे गोटू वाद्यम हो गया, स्वर मंडल हो गया। ये छोटी छोटी हथौड़ी या डंडों को डंडों के जोड़ों के आघात किया जाता है, जिसके उदाहरण आपके सामने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात की जाए कि लोक संगीत वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जिसमें जैसे तार वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं। जैसे तार वाले वाद्य यंत्र कौन से? तुम्बी होता है, एक तारा होता है, 2 तारा होता है, चिकारा, दिलरुबा या इसराज होता है, ओना विल्लू हो गया, सरिंदा हो गया। ये सब क्या है? आपके तार वाले वाद्य यंत्र है। देखिए यहाँ पर डिटेल दी गई है। जैसे यहाँ पर एक है ना कॉर्डोफोन्स, यहाँ पर दिया गया आपको तार वाले वाद्य यंत्र। जैसे तुम्बी, इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान पे इस्तेमाल किया जाता है। एक तारा या तुनतुना बोले हम जिसको, तो ये एक तार वाला यंत्र। और घुमक्कड़ साधुओं के द्वारा आप अधिकतर देखेंगे उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, बजाया जाता है, इसीलिए लोक संगीत वाद्य यंत्र की बात कर रहा है। ठीक है, 2 तारा, ये 2 तार वाले जिससे बाउल द्वारा बजाया जाता है। और चिकारा की बात की जाए तो ये मुड़ा हुआ यंत्र जिससे राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका दिलरुबा इसराज। ये पंजाब में और पूर्वी भारत में रविंद्रनाथ संगीत के दौरान संगत के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ओना विल्लू केरल में बांस से बना होता है। और सरिंदा की बात की जाए तो ये महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र क्या है? ये ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान रखिए जब पर ट्राइबल इस तरह की चीज़ें दी जाए कुछ स्पेशल तो याद रखना होगा और ज़्यादा फोकस करना होगा कि सरिंदा जो है वो जनजातीय वाद्य यंत्र है। और पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया की बात की जाए तो संथालों के द्वारा इसको बजाया जाता है। मुख्यतः आप देखेंगे इसे राजस्थान, असम में भी इसका प्रयोग किया जाता है और सारंगी जैसा ही होता है। ठीक है, सरिंदा आपका सारंगी जैसा होता है, इट्स लाइक अ सारंगी। एरोफोन्स की अगर बात की जाए तो फूक से बजाने वाले जो यंत्र है वो कौन के, जैसे पुंगी, बीन, ठीक है, अलगोजा, तंगमुरी, तिट्टी और मशक और गोगोना, ये सब क्या आपके फूक से, हवा वाले फूक से बजाए जाने वाले यंत्र हैं। तो पुंगी और जो बीन है वो आपका इसका उपयोग सपेरों के द्वारा किया जाता है और इसे सुखाई हुई तुरई और 2 बांस की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है। किसको? पुंगी या बीन को। अलगोजा की अगर बात की जाए तो इसमें 2 बांसुरियाँ होती हैं उत्तरी पश्चिमी भारत और विशेषकर आप देखेंगे पंजाब में जैसे लोक संगीत वाद्य यंत्र के रूप में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अलगोजा को। ठीक है, तंगमुरी की बात की जाए तो ये मेघालय के खासी पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तिट्टी की बात की जाए तो ये बैक बाइपर के समान होता है और इसमें बकरी की खाल से बनाया जाता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में इसको बनाया जाता है। मशक की बात की जाए तो देखेंगे कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये फोक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। और गोगोना
ये बांस से निर्मित होता है। असम के बिहू पर्व के उपयोग में इसका प्रयोग होता है। किसमें? बिहू फेस्टिवल में। आप अगर पिछले मॉड्यूल्स देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमने उसमें जैसे और फोक डांसेस बारे में, फोक म्यूज़िक भी पढ़ा है। तो उन सबको साथ में अगर पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो बेहतर समझ डेवलप होगी कि किस समय की किसकी बात कर रहा है, किस स्टेट के बारे में बता रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ किसके द्वारा इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर लिखा है मेब्रानोफोन्स क्या होते हैं आपके, यानी कि आघात वाद्य यंत्र क्या है, जैसे घुमोट हो गया। तो इट्स लाइक अ ड्रम, ठीक है, इट्स लाइक अ ड्रम एंड इट्स प्लेड ड्यूरिंग गणेश फेस्टिवल इन गोवा। तो गोवा में गणेश फेस्टिवल के दौरान इसको ड्रम जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इदक्का अगर हम देखें, इदक्का क्या होता है? इट्स लाइक अ डमरू, ठीक है, ये डमरू जैसा होता है। केरल में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। उदुकई देखेंगे आप तो ये तमिलनाडु में से वालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र है। और संबल ये ड्रम जैसा होता है, इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। वहीं तमक क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ संथाल ट्राइब। देखिए संथाल ट्राइब का महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। और तमक देखेंगे ये 2 सिरों वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है जिसे ड्रम स्टिक से बजाया जाता है। और डिग्गी की बात करें तो इट्स अ फोक ड्रम फ्रॉम घारिया विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये देखेंगे जो आपका डिग्गी है ये यूपी के घड़िया गांव के लोक ढोलक है। ध्यान रखिएगा, यूपी का घड़िया गांव का लोक जो है वो ड्रम है। आइडियोफोन्स क्या होते हैं? यानी कि टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो यंत्र है, वाद्य यंत्र कौन कौन से? चिमटा, आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ। पंजाब में इसका उपयोग बेसिकली बहुत किया जाता है। देखेंगे ये घड़ा जो है ये मिट्टी के बर्तन, तो पंजाब के लोक संगीत में आप देखते हैं जैसे नाटक वगैरह उसमें भी इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। अंदेलू आप देखेंगे तो इसका उपयोग कीर्तन में होता है। और धातु की 2 गोलाकार खोखली रिंग पर बनी होती है ये बेसिकली, ठीक है, मेटल रिंग से बनी होती है, मेटल रिंग से, और 2 गोलाकार खोखली रिंग का बना होता है। और इसका उपयोग मोस्टली कीर्तन में ही किया जाता है, ठीक है। मॉडर्न डेवलपमेंट म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो संगीत में देखेंगे आप जैसे संगीत में आधुनिक विकास जो देखेंगे अगर हम कैसे हुआ, देखिए अपने उद्भव जब हुआ था संगीत का, उसी के विकास की प्रक्रिया अंतहीन रही है जैसा कि हम जानते हैं। 21वीं सेंचुरी में संगीत उद्योग के तीव्र विकास के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। ऐसे संस्थान जो छात्रों को म्यूज़िक सिखाते हैं, इस विषय में उन्हें सैद्धांतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। जनता के लिए खुला प्रदर्शन आयोजित करके जो नॉर्मल पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, आम जनता के लिए कलाकार की प्रतिभा का प्रदर्शन करने का प्रयास करने वाले संस्थानों की तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण इसके विकास हुए जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जैसे गंधर्व महाविद्यालय। आप देखेंगे पीटी पलुस्कर ने आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सांस्कृतिक संगीत व नृत्य के शिक्षण और ज्ञान के संचारण के अभिव्यक्त उद्देश्य के साथ 1901 में, ठीक है, 1921 में इस विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। लेकिन इसे 1915 में प्रारंभ में इसे लाहौर में खोला गया था, लेकिन 1915 में मुंबई में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है। मन के भक्ति में झुकाव के कारण इलाहाबाद में प्रयाग समिति की स्थापना भी इसमें की गई थी। बेसिकली आप इसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के रूपों पर ये केंद्रित है, ठीक है। हिंदुस्तानी कर्नाटक क्लासिकल फॉर्म हमने पहले भी मॉड्यूल्स में कवर किया है डिटेल में। प्रयागराज संगीत समिति की बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रयागराज संगीत समिति में कि इसका स्थापना 1926 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में शिक्षा प्रदान करने के लिए इलाहाबाद में की गई थी, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की बात की जाए तो आप यहाँ देखेंगे कि 1952 में, ठीक है, 1952 में इंडिया गवर्नमेंट ने कला के लिए इसको स्थापित किया और पहली राष्ट्रीय अकादमी थी संगीत नाटक अकादमी। और ये अकादमी भारत में संगीत, नाटक और डांस के लिए काफ़ी व्यवस्था का निर्माण करने का केंद्रित है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो है मेरिस संगीत विद्यालय, कहते हैं कि 1926 में इसकी स्थापना महान संगीतज्ञ किसके द्वारा? विष्णु नारायण भातखंडे ने की थी। ये वे विश्वविद्यालय है की स्थापना अपने मूल स्थान लखनऊ वापस, इसकी स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना करके वे मूल स्थान अपने लखनऊ चले गए और संगीत के सिद्धांत के साथ साथ गायन, वाद्य यंत्रों के वादन के अभ्यास पर केंद्रित है। और आगे चलकर इसका नामकरण भातखंडे संगीत संस्थान के रूप में ये जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भातखंडे म्यूजिक के नाम से जाना गया ये मेरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक। इसके बाद आता है स्पिक मैके क्या है? ये किरण सेठ ने 1977 में मैके समुदाय की स्थापना की। और इस संगठन का पूरा नाम एक्चुअली है युवाओं के मध्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रमोशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल ऑलमोस्ट द यूथ। तो ये स्वैच्छिक युवा आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ
और आप देखते हैं इसमें कि विकसित होकर आम जनता के लिए विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय जड़ों से संपर्क खोने वाली युवा पीढ़ी के लिए भारत की संस्कृति प्रदर्शित करने का एक ये मंच बनाया गया। ठीक है, इसके पीछे का मूल तर्क यही था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, भारतीय संस्कृति और अन्य पहलुओं को बढ़ावा देना और निःशुल्क प्रवेश वाले कार्यक्रमों का आयोजन करके आम लोगों को, युवाओं को लक्षित करना है। और धीरे धीरे यह विशालकाय संगठन बन गया और इसकी विश्व भर में 200 से अधिक शाखाएं हैं स्पिक मेके की। ठीक है, मैके की आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद यहाँ पर दे रहा है कम्युनिटीज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक। यहाँ पर संगीत से जुड़े कुछ समुदाय दिए गए हैं, इसको हमें पढ़ना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे लांघा क्या है, देखिए मुस्लिम जनजातीय समुदाय है ना, क्या है ये लांघा मुस्लिम जनजातीय समुदाय है और ये किस राज्य से संबंधित है, गुजरात और राजस्थान से। इसका विवरण देखिए, मुस्लिम राजपूतों का उनकी प्रशंसात्मक गीतों के द्वारा मनोरंजन करना होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो ये है। मंगनिया या मिरासी जिसे मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और कमिछा नामक यंत्र के साथ लोक संगीत का ये गायन करते हैं। कौन, मिरासी यानी कि मुस्लिम समुदाय है ये। कर्ता भजन बात की जाए तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये 4 प्रकार के होते हैं। उनके विश्वास के अनुसार जो मंत्रों के जाप से सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ दी गई। बाउल्स की बात की जाए, बाउल क्या है, ये भी पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ग्रामीण अंचल में आध्यात्मिक गायकों का समूह है, वे कर्ता भजा की एक प्रकार है। जोगी राजस्थान से, भोपा राजस्थान से संबंधित है ये। इसके बाद भरोत और चरण और गाधवी आप देखेंगे ये गुजरात से संबंधित है। और मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ से रेलो कहे जाने वाले ये गीत गाते हैं। इसके बाद यहाँ पर कमर कम्युनिटीज़ जो है, कमार, वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है ये समुदाय और ये विवाह गीत बेसिकली ज़्यादा गाते हैं। ठीक है, पुलियार हिल्स ट्राइब्स की बात की जाए तो आप देखेंगे पुलियार पर्वतीय जनजाति जो वो तमिलनाडु से संबंधित है और ये तलम नामक संगीत की प्रस्तुति करते हैं। किसकी, तलम नामक संगीत की ये प्रस्तुति करते हैं। किसकी बात करी मैं, पुलियार पर्वतीय जनजाति की। ठीक है, यहाँ पर मेलोडीज कॉल्ड तलम्स की बात कर रहा है। चलिए देखिए इदू आप देखेंगे जो इदू मिशमस है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ये समुदाय और अनुष्ठानात्मक नृत्य करते हैं। ये मोकेन जनजाति जो समुदाय है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है और दे हैव नो रिलीजन एंड परफॉर्म ओनली एंसेस्टर वर्शिप। देखेंगे आपकी इसका कोई धर्म नहीं है इस समुदाय का, ये अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और अनुष्ठानात्मक जनजातीय नृत्य यहाँ पर करते हैं। ठीक है, दे परफॉर्म ऑन रिचुअल ट्राइबल डांस। और बाजीगर कम्युनिटी देखेंगे, नाम से कितना फैंसी लग रहा है ये गुआर समुदाय है। एक्चुअली ये पंजाब से संबंध रखते हैं और दे परफॉर्म इन फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स एंड डिस्प्ले स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड करेज। ये त्योहारों उत्सवों में प्रस्तुति देते हैं और अपनी शक्ति, संतुलन और साहस का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, देयर आर 6 मेन regards under Hindustani music repertoire and all of these are time and seasons specific and evoke the particular type of emotion rasa। देखिए यहाँ पर आपको रागा दिए है, उनके टाइम दिए, सीजन दिया है और उनका रास दिए है। ठीक है, उनके क्या दिए गए हैं, मूड दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। आप देखिए जैसे कि इसमें राग जो दिया है ना भैरव, वो किस समय गाया जाने वाला, सुबह के टाइम पे गाया जाने वाला, भोर समय पे गाया जाने वाला राग है। और किस ऋतु में गाया जाता है, इसकी कोई ऋतु नहीं, किसी भी सीजन में गाया जाता है। इसका जो भाव है, जो रस है, वो क्या है, शांति है। हिंडोल जो हिंदुस्तानी राग है आप देखेंगे वो सुबह यानी कि प्रातः काल के समय गाया जाने वाला राग है और स्पेसिफिकली ऋतु है इसकी बसंत ऋतु। और युवा जोड़े की मिठास का आवाहन करते हैं तो वो स्वीटनेस ऑफ अ यंग कपल। दीपक राग क्या है आपका, रात्रि के समय गाया जाने वाला। ग्रीष्म ऋतु में स्पेसिफिकली इसका भाव जो है, मनोभाव है, वो करुणा है। मेघ देखेंगे, मेघ जो है वो देर रात तक गाया जाने वाला हिंदुस्तानी राग है और ग्रीष्म काल में गाया जाता है ये देर रात तक गाया जाने वाला राग है। और वर्षा ऋतु में यहाँ पर देखिए लेट नाइट और रेनी सीजन में गाया जाने वाला राग है ये। और साहस इसका जो है, करेज इसका मूड या फिर रास होता है। श्री अगर बात की जाए तो आप देखते सायकाल में, शीतकाल में और हर्ष इसका मनोभाव होता है। और मालकौश देखेंगे, मालकौश जो है कौन से, वो मध्य रात्रि में, शीत ऋतु में। और वीर मनोभाव इसका होता है, वीर और ब्रेव इसका भाव होता है, मूड होता है। ठीक है, ये लिखा है ना, मूड होता है इसका। चलिए अब यहाँ पर यूपी के स्टैटिक पार्ट को हम देख लेते हैं, उसका थोड़ा जीके देख लेते हैं। बाकी के मॉड्यूल्स में भी हमने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और बेहतर समझ सके चीज़ों को। जैसे कि कहते हैं कि इसमें यूपी के हम खनिज संसाधनों की उत्पत्ति, मिनरल रिसोर्सेज को आज हम देखने वाले हैं।
जिसमें यूपी के खनिज संसाधनों की खोज, उनका विकास और उद्योगों की स्थापना के लिए 1955 में, देखिएगा 1955 में सबसे पहले भूतत्व और खनिज कर निदेशालय की स्थापना की गई और 1974 में खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यूपी राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो राज्य विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में, ठीक है। यूपी देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश इन द ईयर 1974। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15 आप देखेंगे 1957 की जो धारा है, खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार उप खनिजों के परिहार को नियंत्रित करने के अधिकार प्रदेश सरकारों को दिए गए हैं और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी में जो परिहार है यानी कि उप खनिज है, उनकी नियमावली 1963 में बनाई गई थी, ठीक है। यूपी में पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 को घोषित की गई, जिसमें खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। किसको? उद्योग का दर्जा दिया गया था खनिज विकास को। और इस नीति में 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र भी घोषित किया गया। अब वो 12 जिले कौन कौन से? जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, यहाँ देखिए इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर इत्यादि। यहाँ पर 12 जिलों को जो है यहाँ पर किसका स्टेट ऑफ इंडस्ट्री इन पॉलिसी इसमें कहा गया था। अब देखेंगे इसमें 30 मई 2017 को यूपी गवर्नमेंट द्वारा सुशासन और यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट खनन नीति को मंजूरी दी गई थी। कब? 2017 में, ठीक है, 30 मई 2017 को। अब ये स्टेटस ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश देखेंगे। खनिज, उनके जो खनिज पदार्थ है वो कहाँ से प्राप्त हुए इनको हम देखेंगे। जैसे कोयला की प्राप्ति की बात की जाए तो सिंगरौली से प्राप्त होता है, ठीक है। लाइमस्टोन आप देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखेंगे इसमें जो आपका ये लाइमस्टोन है, माफ़ी चाहती हूँ, ये आपका कहाँ से? गुरुना कांच भपोरी जो है आपका, वहाँ से ये जो है मिला है मिनरल। इसके बाद देखते हैं कोल, जो कोयला है वो सिंगरौली से मिला हुआ है, सोनभद्र से। बक्साइट की बात की जाए चित्रकूट से मिला है। और डोलोमाइट की बात की जाए तो बरी यानी कि सोनभद्र से ये जो आपका खनिज वो है, वो मिनरल जो है वो मिला है वहाँ से। इसके बाद हम आगे और देखते हैं, इसमें जैसे लिखा हुआ है डोलोमाइट जो है वो बरी सोनभद्र से। ग्लास सैंड की बात की जाए तो आप देखेंगे ये आपका शंकरगढ़ से और लोहागढ़ से यानी कि प्रयागराज से, और बरगा यानी कि बांदा से, अलीगढ़ और चित्रकूट से ये जो है आपका देखने को मिला है, ये मिल वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके बाद पोटाश एलम की बात करें तो आप देखेंगे पोटाश में जो लवण है वो प्रयागराज, चंदौली, बांदा और झांसी और सोनभद्र से स्पेसिफिकली ये खनिज मिला है। एंडालुसाइट अगर हम बात करें तो ये सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। और पायरोफिलाइट जो है वो झांसी, ललितपुर और महोबा, हमीरपुर से। सेल खड़ी आपका हमीरपुर, झांसी से। और पायराइट्स जो है वो सोनभद्र से प्राप्त हुआ है। और वापस से देखते हैं रॉक फॉस्फेट जो है वो ललितपुर से प्राप्त हुआ है। गोल्ड की बात की जाए, सोने की बात की जाए तो शारदा और रामगंगा के रेत में पर सोई क्षेत्र, चकोरिया, चक्रा यानी कि चरका, सोनभद्र, बेरवा और ललितपुर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम दूसरे और कौन से हैं। जैसे यहाँ पर जिप्सम दिया गया है तो आपका जिप्सम और हमीरपुर से प्राप्त हुआ खनिज है, मेजर जो मिनरल है। और सैंडस्टोन देखेंगे मिर्ज़ापुर से, डायस्पोर झांसी, महोबा और ललितपुर से। इसके बाद यहाँ देखिए ग्रेनाइट आपका है बांदा, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा। ये याद रखिएगा, कुछ चीज़ें इसमें याद रखने वाली है। जैसे आयरन को देखेंगे, लॉ एस जो है वो ललितपुर से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं कैल्साइट जो है वो मिर्ज़ापुर से। चाइना क्ले वो सोनभद्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है, गेरू बांदा से। यूरेनियम आपका ललितपुर से। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मार्बल की बात कर रहे हैं, जो संगमरमर वो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र से प्राप्त होता है। कॉपर देखें तो आप कॉपर देखेंगे कि आपका वहाँ से ललितपुर यानी कि सोनराय एरिया जो है उससे प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखी, कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब यूपी में पाए जाने वाले जो खनिज हैं उनका जिला, जैसे मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, इसमें देखिए कौन कौन से खनिज जो मुख्य हैं यूपी से पाए जाने वाले जिसकी बात कर रहे हैं वो है आपके यहाँ पर। अब स्पेसिफिकली ये यूपी के स्टेट में पाए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका कोयला देखेंगे सोनभद्र में, कहाँ? बीना, बकरी, खदिया, कृष्णशिला, ठीक है। इसके बाद लाइमस्टोन देखते हैं तो ये कहाँ से लाइमस्टोन? ये भी सोनभद्र के विल, मरकुंडी, कचराहट, भलुआ, गुरमा, इन सब से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उप खनिज कौन से? जैसे सिलिका सैंड हो गया। माइनर मिनरल्स देखेंगे, सिलिका सैंड वो आपका कहाँ से? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, बारा, शंकरगढ़, चित्रकूट यानी कि बरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ये सारे खनिज हैं। इसके बाद डायस्पोरा की जो बात करें, डायस्पोरा में जो पायरोफिलाइट की बात करें वो ललितपुर,
झांसी, हमीरपुर, महोबा से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं ग्रेनाइट के जो खंडा मिट्टी हैं वो ललितपुर से आपका बेसिकली प्राप्त हुए हैं, झांसी से, हमीरपुर से और महोबा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और भी जैसे सैंड और ग्रेवन की बात है, सैंड और बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में कहाँ से प्राप्त हुए, सहारनपुर, बिजनौर से। ठीक है, ऑर्डिनरी सैंड जो साधारण बालू आपकी होती है वो प्रदेश के जनपद यानी कि हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी, जौनपुर को छोड़कर सभी जनपदों से आपको ऑर्डिनरी सैंड मिल जाती है। मेजर म्यूजियम्स, अब यूपी में देखेंगे संग्रहालय कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से संग्रहालय कहाँ कहाँ पर है और इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। जैसे राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है वो कन्नौज में है, जो गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ पर है, कन्नौज में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1996 में हुआ था ये। ठीक है, 1996 में इसको स्थापित किया गया। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा जो है वो आपका 1874 में इस्टेब्लिश हुआ था। राजकीय म्यूजियम जो झांसी में है, यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट म्यूजियम जो झांसी में वो 1978 में। इसके बाद गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम जो कि गोरखपुर में वो 1988 में। इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी जो कि अयोध्या में है, यहाँ पर राम कथा से संबंधित है, 1988 में इस्टेब्लिश किया गया। डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम सुल्तानपुर में 1989 में। गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम जो कि मेरठ में है, 1997 में इस्टेब्लिश किया गया। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम जो कि कुशीनगर में 1995 में। गवर्नमेंट बुद्धा म्यूजियम पिपरवा जो आप देखते हैं पिपरहवा जो है वो सिद्धार्थनगर जो कि जिसमें है वो 2000 में इस्टेब्लिश किया गया ईयर। स्टेट म्यूजियम जो कि लखनऊ में है वो 1863 में इस्टेब्लिश हुआ। राजकीय जैन संग्रहालय जो आपका मथुरा में है ये 2003 में इस्टेब्लिश किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम लाइब्रेरी ये जो कि रामपुर में वो 2004 में इस्टेब्लिश हुई। लोक कला संग्रहालय आपका कहाँ है, लखनऊ में है। पहले तो ये समझिए, फिर इसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ। देखेंगे इसमें आप देखते हैं कि कालका विंदादीन महाराज की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय जो है लखनऊ में है, 2016 में इस्टेब्लिश हुआ। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल म्यूजियम वाराणसी में है, ये 2018 में। चिल्ड्रन म्यूजियम कन्नौज और गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो फरुखाबाद में है, कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। क्या आप जानते हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है या इस्टेब्लिश हो चुके हैं? यदि आपको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पता चले कि आप अदर सोर्सेज से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर किस तरह से आप अपनी तैयारी का लेवल है, तो हमें भी पता चलेगा, इससे बाकी लोगों को भी पता चलेगा। आइए यहाँ पर मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन यूपी की बात की जाए तो यूपी में जो और शिक्षण संस्थान है वो कहाँ कहाँ पर है, वो कब इस्टेब्लिश हुए, कुछ के यहाँ पर ईयर्स भी दिए गए हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, प्रयागराज विश्वविद्यालय ऑब्वियसली प्रयागराज में 1887 में इस्टेब्लिश हुआ। बनारस जिसे हम BHU कहते हैं वो वाराणसी में 1916 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखेंगे अलीगढ़ में है जो कि 1920 में इस्टेब्लिश की गई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में 1996 में। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी आप देखते हैं अमेठी में इस्टेब्लिश की गई। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी झांसी में है और 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए ये एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उनके लोकेशन इस्टेब्लिशमेंट को देख लेते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है वो आपका कानपुर में है, ठीक है, 1974 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नरेंद्र, देखेंगे आप यहाँ पर नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर अयोध्या में जो कि 1974 में इस्टेब्लिश किया गया। फिर आप देखते हैं यहाँ पर यूपी सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम बदल दिया था। ये सरदार यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर आपका मेरठ में 2004 में इस्टेब्लिश हुआ। आप देखेंगे UGC ने इसे अपनी वेबसाइट पर स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे जो आपका सैम हिगन वाटरम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस है वो प्रयागराज आपकी 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और इसे भी ग्रांटेड द स्टेट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स वेबसाइट UGC ने। और बांदा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो बांदा में 2010 में इस्टेब्लिश हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ देखी, अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं जो इनका लोकेशन देखेंगे, ठीक है, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ पर कैसे क्या इस्टेब्लिश है। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से जो फेमस है, जो स्टेट वाइज आप देखेंगे वो लखनऊ में, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिकली हम कह सकते हैं, लखनऊ में 1921 में इस्टेब्लिश हुआ। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो ये जौनपुर में 1987 में इस्टेब्लिश हुआ। छत्रपति शाहू जी महाराज आप देखेंगे कानपुर में यूनिवर्सिटी 1965 में बनाई गई है। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी आपकी गोरखपुर 1957 में इसको बनाया गया था, देखिए उस समय की यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1927 में आगरा में इसको बनाया गया
था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो है वो अयोध्या में है, 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद यहाँ पर देखिए एक नोट आपको दिया गया है, कहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देयरफॉर अयोध्या इज डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट बट फैजाबाद इज स्टिल मेंशन ऑन द यूजीसी वेबसाइट। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में है जो कि 1975 में इस्टेब्लिश की गई। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आपकी मेरठ में आती है, 1965 में इस्टेब्लिश किया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, 1958 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी आपकी बरेली में है, 1975 में है ये इस्टेब्लिश। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में 2005 में इस्टेब्लिश। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 में लखनऊ में ये भी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो आप देखेंगे वो चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का है, लखनऊ 2010 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2008 में। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जो है प्रयागराज यूनिवर्सिटी या प्रयागराज में 2016 में इस्टेब्लिश की गई। ऐसे कई सारी यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई हैं यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2001 में है। यहाँ पर देखेंगे यूपी गवर्नमेंट ने, अब हमें पता है इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, इसलिए इलाहाबाद यूजीसी की वेबसाइट पर ही, लेकिन इलाहाबाद स्थित संस्थान की वेबसाइट पर प्रयागराज प्रदर्शित है। ये आंकड़े यूजीसी की वेबसाइट पर 1 जून 2020 तक के प्रकाशित आंकड़ों से लिए गए हैं, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट का कोई विषय नहीं बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा 2001, ठीक है, उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, ठीक है, 2002 से हम कह सकते हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी आप लखनऊ 1911 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आप और देखिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो गए गोरखपुर से 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में सैफई इटावा में 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद देखते हैं जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी बलिया में इस्टेब्लिश की गई 2016 में। ठीक है, या मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। यूपी किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी डेंटिस्ट्री साइंसेज जो है वो लखनऊ 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये सब अपने स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ पढ़ी हैं। अब इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है और इनकी अधिसूचना वर्ष या इनको इस्टेब्लिश कब किया जाता है इनका लोकेशन देख लेते हैं। जैसे अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में नेहरू ग्राम भारतीय यूनिवर्सिटी प्रयागराज जो कि 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका आप देखेंगे शोभित जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग है और टेक्नोलॉजी है वो मेरठ 2006 में इस्टेब्लिश की गई थी। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में 2004 में इस्टेब्लिश की गई है। और संतोष यूनिवर्सिटी जो आपकी गाजियाबाद 2007 में इस्टेब्लिश की गई। इंडिया यहाँ पर देखें वर्टिनरी जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर बरेली में 1983 में इस्टेब्लिश की गई। यहाँ पर देखें दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आपका आगरा में 1981 में इस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज़ जो है वो वाराणसी में 1988 में इस्टेब्लिश की गई। भातखंडे संगीत आप देखते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान आपका लखनऊ 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट अभी हमने आगे भी देखा है। अब यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं कुछ आपकी, देखिए सारी क्या है, ये आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि निजी विश्वविद्यालय कहाँ पर हैं, कौन कौन से, हमने अधिक कुछ के इसमें से नाम भी सुने होंगे अपने अपने राज्य उसमें डिस्ट्रिक्ट में। जैसे आप देखेंगे वेनेट विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में है और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में। ठीक है, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली ये बरेली में है, 2016 में इस्टेब्लिश किया गया। एरा यूनिवर्सिटी आप देखेंगे लखनऊ में है, ये 2016 में इस्टेब्लिश की गई। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि कौन सी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्टेट वाइज है, ठीक है, गवर्नमेंट की है। इसके बाद देखना है कौन सी निजी है, ताकि अगर मान लो आपके नाम दे दें कि भाई ये निजी रही और निजी में उसको आप डीम्ड यूनिवर्सिटी भी डाल दें ये, ठीक है, और बाकी की ऊपर की यूनिवर्सिटीज़ को भी डाल दें, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एक बार इसको 1-2 बार नज़र में डाल के जाना एग्जाम के लिए। IMT यूनिवर्सिटी देखेंगे मेरठ में है आपकी, और JS यानी कि जगदीश सिंह यूनिवर्सिटी शिकोवाद फिरोजाबाद 2015 में इस्टेब्लिश की गई। यहाँ पर देखेंगे महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि लखनऊ 2013 में इस्टेब्लिश की गई है। संस्कृत, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है संस्कृत विश्वविद्यालय मथुरा में 2016 में इसको बनाया गया था।
श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बाराबंकी लखनऊ के पास की बात करें 2012 में इसको इस्टेबल किया गया था। और फिर इसमें देखते हैं ग्लोकल जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, ये सहारनपुर 2012 में इसको बनाया गया। जेपी यूनिवर्सिटी देखें तो अनूप सहारा बुलंदशहर 2014 में इसको बनाया गया। रामा यूनिवर्सिटी कानपुर में है, 2014 में इसको स्टेबल किया गया। जगत गुरु आप देखेंगे ये जो जगत गुरु है राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय बेसिकली है, तो ये चित्रकूट में 2001 में स्टेबल किया गया। ठीक है। शिव नादर यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा 2011 में इसको भी बनाया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये भी ग्रेटर नोएडा में 2000 स्टेबल किया गया। अमेठी यूनिवर्सिटी देखेंगे नोएडा में है, जो कि 2005 में बनाई गई। इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी आपकी बरेली में है, 2010 में इसको स्टेब्लिश किया गया। मोनाड यूनिवर्सिटी जो है वो हापुड़ में है, 2010 में इसको बनाया गया था। किसको? मोनाड यूनिवर्सिटी को। मंगलायतन विश्वविद्यालय आपका अलीगढ़ में 2006 में बनाई गई है। तीरकनाथ महावीर यूनिवर्सिटी जो है मुरादाबाद में है और 2008 में इसको स्टेब्लिश किया गया। स्वामी विवेकानंद शुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में 2008 में, और इसको IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में 2010 में बनाई गई। श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी आपकी गजरौला यानी कि अमरोहा 2010 में इसको बनाया गया था। माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए पेड ग्रुप्स कुछ दिए, पेड ग्रुप कॉल और व्हाट्सअप इन पे कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आप उन पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ज्ञान सर से बात करनी तो उनको डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनसे ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम से संबंधित कोई पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो उनसे बात कर सकते हैं। हमारी वीडियो एब्सोल्युटली फ्री थे, फ्री है, फ्री ही रहेंगे। आप यूट्यूब पर सर्च करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब को। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो उसका सही टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दीज आर द एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAR। देखेंगे ये कृषि विश्वविद्यालय जिन्हें ICAR के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय आपका कानपुर में है। इसका नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? फैजाबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ में है। यूपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में है। वही बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका बांदा में है। और यहाँ पर नोट दिया गया कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ICAR। ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखी। जब ये वाला जो इस प्रकार का मॉड्यूल आता है जिससे आपका कृषि से संबंधित और स्पेसिफिकली बात करूं, और यूपी स्टैटिक पार्ट जो देते हैं उसमें लाइन टू लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिनका कोई तथ्य नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उनको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उनको एक बार नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई यूपी स्टेट में ऐसे प्रश्नों की बहुत डिमांड रही है और बहुत ज़्यादा पूछे गए प्रश्नों में से ये टॉपिक लाए गए हैं। ये सिर्फ केवल आपके PT के लिए ही नहीं बल्कि मेंस के आस्पेक्ट से भी कहीं कहीं कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, यदि आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाने चाहिए तो बताइएगा, तो हम वो भी कर लेंगे। और तो फिर अगले उसमें जैसे हम उसके आंसर रिवील कर देंगे या फिर जैसा आपको लगेगा हम वैसे आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा, हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियोस को कमेंट करना होगा। ये कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।